जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का जो है ना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो पेज नंबर दिया गया सर के द्वारा 14 से लेके जो है ना पेज नंबर 20 तक है। कितना है? 14 से लेके 20 तक है। ठीक है, तो पूरा देखने वाले हैं। आज का होमवर्क जो 22 जनवरी का जो होमवर्क मिला है वो सारा देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। आपका जो है ना सारा होमवर्क अच्छे से करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो भी होमवर्क है वो सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से लेकर स्टैटिक जीके और सारा जो है ना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ये सारा आपको होमवर्क मिल गया होगा और टॉपिक सारा बता दिया गया होगा। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे जब जाइएगा तो आपको सारा टॉपिक और सारा होमवर्क आपको मिल जाएगा। और आपको लगता है कि हमें घटना चक्र से होमवर्क कंप्लीट करना है, लूसेंट से करना है, एनसीईआरटी सार संग्रह से करना है, तो आप सभी लोग जो है ना मेरे द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जाए प्लस प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है एक ही में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसा अगर रहेगा तो आप पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है ना करंट अफेयर्स का जो है परीक्षा मंथन का जो बुक है उसमें पेज नंबर 14 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, दूसरा जो चैप्टर है राष्ट्रीय परिदृश्य है। क्या है? राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें जो है ना सारे टॉपिक का नाम दिया हुआ है। ये सारा टॉपिक आपको हम पूरा करवाएंगे। मतलब जो है ना लगभग आपको इसमें आधा से ज़्यादा जो है ना आपको सारा होमवर्क दे दिए हैं। थोड़ा सा 2-4 पेज और बचा है तो उसको आज के जो है ना कल के लिए होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है ना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का क्या है? उपवर्गीकरण है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए पहला देखिए टॉपिक क्या कर रहा है। ये कह रहा है ना कि जुलाई 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज मामले में ऐतिहासिक जो है ना फैसला सुनाया। आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों मतलब SC, अनुसूचित जनजातियों मतलब ST का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि जो टॉपिक है ना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST के बारे में जो है ना उपवर्गीकरण जो किया गया है ना उसके बारे में कह रहा है कि जुलाई 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दविंदर बनाम पंजाब राज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों मतलब SC, अनुसूचित जनजातियों मतलब ST का जो है ना उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है करा शीर्ष न्यायालय ने ईवी चित्रैया मामले के अपने फैसले की समीक्षा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य विधानसभाएं और जो है ना प्रवेश और सार्वजनिक नौकरियों के आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकृत नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं देखिए ज़्यादा जो है ना आपको पॉइंट आपको जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो थोड़ा सा कम है। मतलब आपको फैक्ट ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग जहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे ना उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको जो है ना सर वहीं से आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि वर्तमान फैसले के प्रमुख जो है ना बिंदु क्या क्या है। देखिए कह रहा है अनुसूचित जातियाँ कोई समरूप नहीं है, कोई समरूप समूह नहीं है। कह रहा है अनुसूचित जातियाँ कोई समरूप समूह नहीं है। और आगे कह रहा है SC ST के सदस्य अक्सर जो है ना व्यवस्थागत भेदभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अतः अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है अनुसूचित जातियों कोई समरूप नहीं है। SC ST के सदस्य अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के लिए कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अतः अनुच्छेद 14 जो है ना जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देगा ना कि जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति जो है ना कौन आर्टिकल देता है? तो अनुच्छेद 14 कौन देगा? अनुच्छेद 14 देगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सरकारें अनुसूचित जाति के बीच भेदभाव झेलने वाले लोगों को 15% आरक्षण में अधिक भार देने के लिए उन्हें जो है ना उपवर्गीकृत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और तमिलनाडु जैसे उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले कानूनी वैधता की जो है ना पुष्टि की। तो जो 2 ऐसे राज्य हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले कानूनों की वैधता की पुष्टि की। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्य SC और ST श्रेणी की क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई मतलब आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने की नीतियां जो है ना विकसित कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि आरक्षण जो है ना किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए जो है ना होना चाहिए। जो आरक्षण होता है किसी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए क्या होनी चाहिए? ठीक है,
नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की पहचान करने की विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कर अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा जो है ना, राष्ट्रपति द्वारा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की पहचान करने की विशेष अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि उप वर्गीकरण करने की राज्यों की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कह रहा है कि उप वर्गीकरण करने की राज्यों की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नेक्स्ट है एससी और एसटी उप वर्गीकरण के तात्पर्य जो है ना क्या है, उसके बारे में कह रहा है। एससी एसटी के उप वर्गीकरण के तात्पर्य क्या है, तो कह रहा है कि उप वर्गीकरण का अर्थ है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कि उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर जो है उप समूहों में क्या करना, विभाजित करना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि साथ ही उप वर्गीकरण के अनुरूप अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है ना 77.5% के समग्र आरक्षण के भीतर विधेयक आरक्षण जो है ना प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि साथ ही उप वर्गीकरण के अनुरूप अनुसूचित जातियों के लिए 15%, मतलब एससी के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% के समग्र आरक्षण के भीतर विभेदक आरक्षण जो है ना प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करा इस प्रकार के उप वर्गीकरण को कोटा के भीतर कोटा या आरक्षण के भीतर आरक्षण के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो करा इस प्रकार के उप वर्गीकरण के को कोटा के भीतर कोटा या आरक्षण के भीतर आरक्षण के रूप में जो है ना जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इस विचार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों मतलब एससी और अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी के सबसे वंचित और बहिष्कृत समूह तक पहुँचे, जिन्हें अक्सर दलितों के बीच दलित या आदिवासियों के बीच आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है उप वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है। उप वर्गीकरण की जो आवश्यकता होती है क्या होती है, इसके बारे में कह रहा है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों मतलब एससी एसटी के समरूपता नहीं है, बल्कि इनके अंतर्गत विभिन्न जातियों और जनजातियों क्या है तो शामिल है, जिनमें सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ेपन की अलग अलग क्या है डिग्री है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ समूह उपजातियाँ दूसरों की तुलना में आरक्षण के लाभों तक जो है ना अधिक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण इन समूहों के भीतर एक जो है ना क्रीमी लेयर या कुलीन वर्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना अनुसूचित जातियों मतलब एससी एसटी के कुछ समूहों मतलब उपजातियाँ दूसरे की तुलना में आरक्षण के लाभों तक अधिक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं रही है, जिसके कारण इन समूहों के भीतर एक क्रीमी लेयर, ठीक है, एक क्रीमी लेयर या कुलीन वर्ग का क्या है निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, करा इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों मतलब एससी एसटी में सबसे कमज़ोर और वंचित वर्ग और अधिक हाशिए पर चले गए हैं, जिससे कारण उन्हें लगातार भेदभाव हिंसा और गरीबी का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उप वर्गीकरण का उद्देश्य इस अंतर समूह असमानता को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण नीति अधिक न्यायसंगत और समावेशी हो। ठीक है, तो कह रहा है ना यहाँ पर कि उप वर्गीकरण का उद्देश्य इस अंतर समूह असमानता को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण नीति जो है ना अधिक न्यायसंगत और क्या है समावेशी है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमसफ़र नीति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप लोग जो है ना थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा, आपका क्लास जो है ना अच्छे से आपका करवाया जाएगा और इस तरह से जो है ना आपका क्लास कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। हाँ, सर जो है ना होमवर्क थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ना एक तरह से मतलब जो है ना जो क्वेश्चन आता है ना थोड़ा सा उसमें मतलब एक तरह से लेंदी टाइप का जो है ना दिया हुआ है और क्वेश्चन आपका इतना भी इससे नहीं बनने वाला, लेकिन एक तरह से समझा करके जो है दिया हुआ बुक में थोड़ा अच्छी बुक है। अगर सर दे रहे हैं तो अच्छा ही बुक, इसलिए अच्छे से बस कान में हेडफोन लगा के आराम से सुनिए, आपका अच्छे से जो है ना करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करवाया जाएगा। तो कह रहा है ना कि हमसफ़र नीति क्या कह रहा है ना, तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए जो है ना हमसफ़र नीति की शुरुआत की। तो हमसफ़र नीति की शुरुआत क्यों किया गया, और ये जो है ना मतलब कह रहा है ना कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए हमसफ़र नीति का जो है ना शुरुआत किया गया। हमसफ़र नीति का जो मुख्य बिंदु है ना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि विदित हो, ये जो है ना बुक का मतलब भाषा है, कह रहा है विदित हो कि हमसफ़र नीति का एक जो है ना व्यापक पहल है, जिसे भारत के राजमार्ग नेटवर्क को बदलने के लिए क्या है डिजाइन किया गया है
और इसमें कई जो है ना आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं क्या किया गया प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है यह नीति यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने पर जो है ना केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करती है कि राजमार्ग अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल एवं सभी के लिए क्या है सुलभ हो। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक व समावेशी बनाना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है ना सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक व समावेशी बनाना। नेक्स्ट है कह रहा इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई आवश्यक सुविधाएं शुरू की जाएगी, उनका उन्नयन किया जाएगा और यात्रियों की उचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर जो है ना स्वच्छ और सुव्यवस्थित शौचालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शिशु देखभाल के लिए समर्पित जो है ना कमरे एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी क्या हो उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसके अंतर्गत दिव्यांग यात्रियों की सुगमता पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये सब जो है ना बोला गया है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलावरम परियोजना विवाद। पोलावरम परियोजना विवाद जो था ना ये क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है ना कि दिसंबर 2024 में बीजू जनता दल मतलब बीजद ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया। तो कौन सा पार्टी था, तो बीजू जनता दल था, जिसको क्या कहेंगे बीजद कहेंगे। और ये कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया। उनका दावा है कि इससे उड़ीसा के मलकानगिरी में बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी तथा कई आदिवासी जो है ना समुदाय क्या होंगे विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है ना पोलावरम परियोजना विवाद है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि विदित हो कि पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो ये जो है ना पोलावरम जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश के जो है ना एलूरू जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी का एक क्या है निर्माणाधीन मतलब ही बन ही रहा है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। और इस परियोजना को भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है और इसके जलाशय का बैंक वाटर डुम्मुगुडेम एनीकट तक अर्थात जो है ना मुख्य नदी की ओर पोलावरम बांध से लगभग 150 किलोमीटर पीछे और सबरी नदी की ओर लगभग 115 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस प्रकार बैंक वाटर छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों के कुछ हिस्से में जो है ना फैल जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि पोलावरम परियोजना के सामाजिक और जो है ना पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, मतलब क्या है पोलावरम परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है सामाजिक प्रभाव जो है ना इसके बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है इस परियोजना पोलावरम परियोजना जो है लगभग 276 गाँवों के 15,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने की आशंका है, जिनमें से कई आदिवासी समुदाय के हैं। ठीक है, अनुमान है कि हर 5 एकड़ सिंचित भूमि पर आदिवासी परिवार अपनी जमीन खो देगा। जो बन रहा है ना, तो यही कहा गया ना सामाजिक जो प्रभाव होगा ना क्या पड़ेगा। जो पोलावरम परियोजना है अगर ये बन रहा है तो अगर पूरा तरीके से बन जाएगा ना तो क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में। तो कह रहा है कि इस परियोजना से जो है ना 276 गाँव के जो है ना 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मतलब 1 लाख क्या है 50,000 15,000 नहीं सॉरी 1,50,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने की आशंका है, जिनमें से कई आदिवासी समुदाय के हैं। ठीक है, अनुमान है कि हर 5 एकड़ सिंचित भूमि पर एक आदिवासी परिवार अपनी क्या है ज़मीन खो देंगे। यही जो है ना बोला गया है, इसलिए जो है ना वो लोग विवाद कर रहे हैं। सही बात है ना। आगे देखिए कह रहा है पर्यावरणीय प्रभाव, कह रहा है बांध के बैक वाटर से अनुमति 3731 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी। और अब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ने पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान के बारे में चिंता जताई है। आगे कह रहा है जिसमें जो है ना कटाव और क्षेत्रीय भूस्खलन की बढ़ती संवेदनशीलता क्या है तो शामिल है। ये जो है ना पर्यावरणीय क्या है तो प्रभाव है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्या है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा के बारे में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है और यह पर्यावरण और पुनर्वास मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की देन है। ठीक है, जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा है ना इसके बारे में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया और पर्यावरण और पुनर्वास मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना को जो है ना क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, अब कोई बहाना नहीं अभियान। अब कोई बहाना नहीं अभियान जो है ना, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अब कोई बहाना नहीं और नई चेतना 3.0 अभियान जो है ना शुरू किया। ये भी पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोई भी जो जब योजना स्टार्ट होता है ना, उसका डेट हमेशा याद रखिए। कह रहा है ना कि 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अब कोई बहाना नहीं और नई चेतना 3.0 क्या किया गया, अभियान शुरू किया गया, जो 10 दिसंबर 2024 को मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पे देखिए मिल गया। ये बहुत बार जो है ना पूछता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। तो कह रहा है तक चला, और इस अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने की जो है ना आवश्यकता पर क्या है, ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अब कोई बहाना नहीं अभियान का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी ने किया। तो अब कोई बहाना नहीं अभियान का जो उद्घाटन है ना, कौन किए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन किए, अब अन्नपूर्णा देवी। और इस अवसर पर जो है ना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान और ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री कौन है, चंद्रशेखर पेम्मासानी जो है ना मौजूद थे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है अब कोई बहाना नहीं अभियान का उद्देश्य क्या है। अब कोई बहाना नहीं जो है ना, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसका जो है ना उद्देश्य है। तो पहला पॉइंट कर रहा है कि महिलाओं और विभिन्न लिंगों के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना, और नेक्स्ट है उनके जीवन को भय लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त करना। नेक्स्ट है महिलाओं को शर्म और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाना, ताकि वे अपने साथ हुए अत्याचारों की रिपोर्ट कर सके और अपनी गरिमा के लिए जो है ना लड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए आम जनता को संवेदनशील बनाना, और नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा को एक मौलिक और गैर पराक्रम्य राष्ट्रीय विकास और विकास प्राथमिकता के रूप में क्या है, संदेश देना। ठीक है, आगे देखिए। नोट में दिया हुआ है कि नोट में कह रहा है ना कि संयुक्त राष्ट्र महिला ने 2024 के अभियान के विषय के रूप में हर 10 मिनट में एक महिला हत्या होती है। ठीक है, तो कह रहा है नोट में कह रहा है ना कि संयुक्त राष्ट्र महिला ने 2024 के अभियान के विषय के रूप में हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या होती है। नो एक्सक्यूज महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए जो है ना एकजुट चुना है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री क्या होता है। तो कह रहा है कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है ना कि 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि बच्चों से जुड़े अश्लील कृत्यों को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना, रखना, वितरित करना या प्रदर्शित करना क्या है, तो अपराध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले जो है ना निम्नलिखित हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या फैसला है। तो कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से पोस्को अधिनियम में संशोधन करने का जो है ना आग्रह किया। ठीक है, ये अधिनियम जो है ना, ये अधिनियम याद रखिएगा, पोस्को अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया गया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यापार सामग्री CSEM शब्द रखा जाए, ताकि अपराध की गंभीरता को अधिक सटीक रूप से क्या है, दर्शाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि न्यायालय ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम की धारा 67 के तहत बाल यौन शोषण सहित बच्चे से संशोधित अश्लील सामग्री के उपयोग, प्रसारण या प्रकाशन करने पर दंड का क्या है, तो प्रावधान है। तो यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है ना कि न्यायालय ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के धारा 67 के तहत बाल यौन शोषण सहित बच्चों से संबंधित जो है ना अश्लील सामग्री के उपयोग, प्रसारण या प्रकाशन करने पर क्या है, दंड का प्रावधान है। आगे देखिए। कह रहा है कि यह नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों में शामिल होना या ऑनलाइन इससे संबंधित कुछ भी खोजना, बनाना, संग्रहित करना या सुविधा प्रदान करना भी क्या है, अवैध बनाता है। ठीक है, आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अपराधों को अपूर्ण अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा
15 के अंतर्गत अपराधों को अपूर्ण अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि अपराध करने की दिशा में किया गया प्रारंभिक प्रयास है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पोस्को अधिनियम की धारा 15 के तहत बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण, साझाकरण या प्रसारण के लिए क्या है, दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पोस्को अधिनियम की धारा 15 के तहत बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण, साझाकरण या प्रसारण के लिए क्या है, दंड का प्रावधान है। आगे देखिए, कह रहा है कि 2019 में पोस्को अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें धारा 15 को शामिल किया गया। 2019 में कह रहा है पोस्को अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें धारा 15 को शामिल किया गया, जिसमें 15 का ए 2 और 3 में श्रेणीबद्ध सजा का प्रावधान है। ठीक है, और जुर्माने से लेकर 3 से 5 साल तक कैद की सजा की श्रेणियों में जो है ना वृद्धि की गई है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रचनात्मक कब्जे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ताकि यदि किसी व्यक्ति का किसी भी समय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEM पर नियंत्रण रहा हो, भले ही बाद में उसे हटा दिया गया हो, उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा के बारे में कह रहा है ना, ये तो बहुत महान व्यक्ति थे अपने बिहार के। तो कह रहे हैं कि बिहार समेत देश भर में पारंपरिक लोकगीतों को जो है ना पर्याप्त बन चुकी पद्मश्री, पद्म भूषण, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का जो हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। तो याद रखिएगा ना कि बिहार समेत देश भर में पारंपरिक लोकगीतों का पर्याप्त बन चुकी पद्मश्री, पद्म भूषण और बिहार कोकिला जो है ना के नाम से कौन प्रसिद्ध है, शारदा सिन्हा, हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है 1980 में जो है ना ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पर गायन से शुरुआत उन्होंने मैथिली गीतों के जरिए की थी। कौन, शारदा सिन्हा। फिर हिंदी, भोजपुरी, बजीता और मगही गीत भी गाए। उनके विवाह गीत और छठ गीत देश के ही नहीं विदेशों में भी क्या है, लोकप्रिय हैं। किनका, शारदा सिन्हा का। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन हैं तथा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्मों में इन्होंने गीत गाए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोकप्रिय गीत जो है इनका कौन कौन है, तो इसके बारे में देखिए। कह रहा है अमुआ महुआ के झूमे, डलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका लोकप्रिय गीत के बारे में दिया हुआ है, पनिया के जहाज पर पलटनिया बनी अइहा और कोयल बीन बगिया न शोभे राजा। ये सब जो है ना आप देख लीजिएगा, इसको इतना आप जो है ना देख करके जो है ये सब पूछेगा उतना नहीं। ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना इनका क्या है, तो गीत है। ठीक है, ये जो सॉन्ग गाए हैं ना, मतलब लोकप्रिय गीत इन्हीं का है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। बताओ चंदा केकरा से कहाँ मिले जाला, ये सब जो है ना लोकप्रिय गीत है। आगे देखिए, छठ गीत जो कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो छठ गीत के बारे में तो ये दिया हुआ है, आपको पता है ना, रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, केलवा की पात, ये सब जो है ना इनका बहुत इंपॉर्टेंट गीत है, मतलब महत्वपूर्ण है। देश विदेशों में इनका जो है ना छठ गीत के बारे में तो आप इनके आगे जो है ना कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो मोदी सरकार के 100 दिनों की क्या है उपलब्धियाँ। तो मोदी सरकार के जो 100 दिनों की उपलब्धियाँ हैं ना उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन जो है ना पूरा हो गए और नई सरकार के पहले 100 दिनों में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्री जो है ना मनोहर लाल ने प्रेस में संबोधित करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं विशेष रूप से आवास और जल प्रबंधन को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर क्या है, प्रकाश डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इसको याद रखिएगा कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा किए और नई सरकार के पहले 100 दिनों में नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए जो है ना ये काम किए। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है, नेक्स्ट है इसका जो है ना उपलब्धियाँ क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि 100 दिनों में लगभग जो है ना 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत और 100 दिनों को सरकार ने 14 स्तंभों में बांटा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत और 100 दिनों को सफर ने 14 स्तंभों में बांटा। और नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ने 100 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं घोषित किया और इस पर काम भी शुरू कर दिया। ठीक है, और महाराष्ट्र के बर्धमान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनाने का ऐलान किया गया और पहले दिन में से ही जो है ना विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों को में जो है ना शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गाँवों को जो है ना पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना शुरुआत किया गया। ये सब इसी में जो है ना किया गया। तो कह रहा है कि 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना की शुरुआत किया गया और 100 की आबादी वाले गाँवों को भी जो है ना पक्की सड़क से जोड़ना है। ठीक है,
आगे कह रहा है 50,600 कह रहा है 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बनाने का जो है निर्णय लिया गया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में बागडोगरा। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है देखिए, तो वाराणसी में है। और पश्चिम बंगाल में क्या है, बागडोगरा। और बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का उन्नयन और अगती एवं मिनी क्वाई में नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को जो है ना बढ़ावा देने के लिए क्या है ना कवायद किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कर रहा है कि बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट पर जो है ना काम भी आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कृषि के क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त में 9.5 करोड़ किसानों को जो है ना 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। अभी तक कुल जो है ना 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये क्या है वितरित किए गए हैं। तो ये पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कृषि के क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त में जो है ना 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को जो है ना 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया और प्याज पर निर्यात मूल्य को 40% से 20% किया। और एग्री श्योर नाम का एक जो है ना नया फंड भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया और प्याज पर निर्यात मूल्य जो निर्यात शुल्क है ना वो 40% से 20% किया। और एग्री श्योर नाम का एक जो है ना नया फंड भी लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम वर्ग को। कह रहा मध्यम वर्ग को कई सारे राहतें भी दी गई। अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स जो है ना नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि मध्यम वर्ग को कई सारी राहतें दी गई। आपको ही पता होगा, अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वन रैंक वन पेंशन OROP 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, ठीक है, यहाँ पे 3 करोड़ घर याद रखिएगा। कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर जो है ना स्वीकृत, 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर जो है ना ग्रामीण इलाकों में क्या है तो बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, ऑस्कर की जो है ना ऑस्कर की दौड़ में शामिल लापता लेडीज। ऑस्कर की दौड़ में शामिल लापता लेडीज जो फिल्म आई थी ना, इसके बारे में कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार लापता लेडीज भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत की ओर से इसे आधिकारिक रूप से ऑस्कर में भेजने की घोषणा की। ठीक है, आगे कह रहा है असमिया निर्देशक जाहू बरुआ की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने सर्वसम्मति से आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज को अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में शामिल करने का जो है ना फैसला किया। और यह फिल्म जो है ना महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूकता करने वाली फिल्म है। नेक्स्ट कह रहा है कि अभी तक जिन भारतीयों को ऑस्कर मिलने का सौभाग्य मिला है उसमें सत्यजीत राय अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फिल्मों को तो कोई ऑस्कर नहीं मिला, पर 1992 में उन्हें जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ऑस्कर जो है ना दिया गया। इनसे पहले सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो को गांधी में सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए जो है ना भानु अथैया को ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि जिनकी फिल्मों को तो कोई ऑस्कर नहीं मिला, यहाँ पे देखिए यहाँ मेन पॉइंट है, कह रहा सत्यजीत राय अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फिल्मों को तो कोई ऑस्कर नहीं मिला। ठीक है, पर 1992 में उन्हें जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ऑस्कर जो है ना दिया गया। और इनसे पहले सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी में सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा के लिए और भानु अथैया को जो है ना ऑस्कर मिला। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑस्कर में भारत को एक बड़ी सफलता 2009 में तब मिली जब स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत, संगीत और ध्वनि श्रेणियों में 3 भारतीय गुलजार, AR रहमान और रसूल पुक्टी को ऑस्कर मिलने पर भारत की जय हो गई थी। ठीक है, अब फिर 2023 के ऑस्कर में भारत के 2 ऑस्कर और मिले, एक सर्वश्रेष्ठ वृत्त जो है ना चित्र द एलिफेंट विस्पर्स को और दूसरा जो है ना आर के जो है गीत नाटू नाटू के लिए चंद्रबोस और एम किरवानी को। और यह बड़ी सफलता इसलिए थी कि पहली बार किसी भारतीय मूल को जो है ना फिल्मों के लिए ऑस्कर मिला था। ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला था RR को और एक द चित्र द एलिफेंट विस्पर्स को मिला था। ठीक है,
और नेक्स्ट है देसी गाय को राजमाता का दर्जा जो है ना महाराष्ट्र दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया ना कि देसी गाय को राजमाता का दर्जा कौन सा राज्य दिया है, तो महाराष्ट्र दिया है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा करने वाला महाराष्ट्र देश का जो है ना पहला राज्य है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया। ठीक है। इसका जो कारण है ना, क्या क्या कारण है देखिए। पहला जो कारण है कि वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय का क्या है, तो महत्व है। और दूसरा क्या है, मानव आहार में देसी गाय के दूध की क्या है, उपयोगिता है। और नेक्स्ट है आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य, उपहार पत्ती और जैविक कृषि प्रणाली में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का जो है ना महत्व है। ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ त्रिपुरा शांति समझौता, ये क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिपुरा शांति समझौता, ये क्या है, तो कह रहा है कि 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर क्या हुआ, साइन हुआ। ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिपुरा शांति समझौता क्या है, तो कह रहा है कि 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार जो है ना, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर क्या हुआ, हस्ताक्षर किया गया। और आगे कह रहा है ना कि शांति समझौते के मुख्य बिंदु जो है ना क्या है, इसके बारे में कह रहा है। तो पहला जो बिंदु है ना, कह रहा है कि सशस्त्र कैडरों का पुनः एकीकरण, सशस्त्र कैडरों का पुनः एकीकरण के बारे में कह रहा है कि NLFT और ATTF के 328 से अधिक सशस्त्र कैडर आत्मसमर्पण करेंगे और समाज में जो है ना पुनः क्या करेंगे, एकीकृत होंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि वित्तीय पैकेज जो है ना ये क्या है, इसके बारे में कह रहा है त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के विकास के लिए 250 करोड़ के विशेष वित्तीय पैकेज की जो है ना स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है व्यापक पहल क्या है, तो यह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत जो है ना वर्ष 2014 से 2024 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौते पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया, जिनमें 3 समझौते त्रिपुरा से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है समझौते में शामिल जो है ना विद्रोही गुट क्या है, समझौते में शामिल जो है ना विद्रोही गुट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा नेशनल NLFT का जो फुल फॉर्म है क्या है, तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इसके बारे में कह रहा है कि इस उग्रवादी संगठन का जो गठन है ना 12 मार्च 1989 को हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि NLFT मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, कब हुआ था, तो 12 मार्च 1989 को हुआ था, और जिसके अध्यक्ष जो है धनंजय रियांग थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF कह रहा है यह त्रिपुरा राज्य में सक्रिय एक त्रिपुरी राष्ट्रवादी उग्रवादी समूह है, जिसकी स्थापना 11 जुलाई 1990 को रंजीत देव वर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सदस्यों को एक समूह द्वारा की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 11 जुलाई 1990 को हुआ था। नेक्स्ट है गैर कानूनी घोषित, तो कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2023 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ऑल त्रिपुरा फोर्स को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपुरा में सरकार और विद्रोही समूहों के बीच जो शांति समझौते का जो क्या महत्व है, इसके बारे में कह रहा है। कह रहा है त्रिपुरा में सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति समझौते का क्या महत्व है, तो पहला पॉइंट कह रहा है ना कि शांति और स्थिरता का पुनर्स्थापना। तो कह रहा है कि हिंसा को समाप्त करने का संकल्प लेने वाले सशस्त्र समूह व हिंसा के चक्र को तोड़ने के साथ ही विकास के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या है, तो कदम है। आगे देखिए दिया हुआ कि मुख्य धारा में एकीकरण के बारे में कह रहा है कि यह समझौता जनजातीय समुदायों के बीच अलगाव के मुद्दे को हल करते हुए पूर्व विद्रोहियों को मुख्य धारा में एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है, और यह इन व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने का जो है ना अवसर क्या है, प्रदान करता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि इसका विकास पहल जो है ना क्या है, तो कह रहा है केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में जनजातीय आबादी के लिए एक विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी है, और यह वित्तीय प्रतिबद्धता भविष्य में संघर्षों को रोकने की रणनीति के रूप में सामाजिक आर्थिक विकास पर सरकार के विचार को उजागर करती है। आगे कह रहा है कि सांस्कृतिक संरक्षण जो है ना ये क्या है,
तो कह रहा है यह समझौता पूर्वोत्तर के जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पहचान के संरक्षण का समर्थन करता है और यह इन आबादी के बीच अपनेपन और समुदाय की दृढ़ भावना को बढ़ावा देने के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट। ये क्या है? आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, इसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है ना कि हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 तक के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जो है ना जारी की गई, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला क्या है तो बेरोजगारी दर। इसके बारे में कह रहा है कि कुल बेरोजगारी दर UR मतलब जो है ना विगत वर्ष के समान 3.2% पर बनी हुई। विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए नौकरी बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव जो है ना नहीं हुआ है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2017 से 18 में 5.3 से घटकर 2023-24 में कितना हो गया 2.5% हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है ना 2017 से 18 में कितना था 5.3% से घटकर 2023-24 में जो है ना 2.5% हो गई। आगे कह रहा है शहरी क्षेत्रों के लिए, कह रहा है शहरी क्षेत्रों के लिए 7.7% से घटकर 5.1% हो गई। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में पुरुषों के लिए बेरोजगारी 2017 से 18 में 6.1% से घटकर 23-24 में 3.2% हो गया और महिलाओं में 5.6% से घटकर 3.2% हो गया। नेक्स्ट है महिला कार्यबल भागीदारी। इसके बारे में कह रहा है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी का सकारात्मक रुझान देखा गया और महिलाओं की संख्या में क्या उल्लेखनीय सुधार हुआ। नेक्स्ट है श्रम बल भागीदारी दर जो है ना LFPR क्या है। श्रम बल भागीदारी दर क्या है तो कह रहा है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समान स्थिति में LFPR जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 60.1% थी। ठीक है। तो कह रहा है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समान स्थिति में LFPR जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 60.1% थी। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 2017 से 18 में 50.7 से बढ़कर 23-24 में जो है ना 63.7 हो गई। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में यह 47.6 से बढ़कर 52% जो है ना हो गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि पुरुष और महिला LFPR में वृद्धि के बारे में कह रहा है कि पुरुषों के लिए LFPR 2017 से 18 में 75.8 से बढ़कर जो है ना 23-24 में कितना हो गया तो 78.8% हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महिलाओं के लिए यह 23.3% से बढ़कर महिलाओं के लिए 41.7% हो गया और एक महत्वपूर्ण वृद्धि जो दर्शाता है कि अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कृषि श्रमिकों में वृद्धि। कृषि हिस्सेदारी में श्रमिकों की भागीदारी लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है और कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या वृद्धि दर्शाता है। इस क्षेत्र में अधिक लोग काम कर रहे हैं और यह बदलाव यह दर्शाता है कि बहुत से लोग जो है ना कृषि की ओर लौट रहे हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें अन्य क्षेत्रों में नौकरियां नहीं मिल पाई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न समुदायों के लिए जो है ना LFPR, मतलब विभिन्न समुदायों के लिए जो LFPR जो है ना ये क्या है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए LFPR 2021 से 22 में 15% से बढ़कर 23-24 में जो है ना 21.4% हो गया। इसी अवधि के दौरान हिंदू महिलाओं की भागीदारी 26.1% से बढ़कर 33.3% हो गया। तो कह रहा है इसी अवधि के दौरान हिंदू महिलाओं की भागीदारी जो है ना 26.1% से बढ़कर 33.3% हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सिख महिलाओं के लिए LFPR 19.8% से बढ़कर 26.7% और ईसाई महिलाओं के लिए 34.2% से बढ़कर 38.3% हो गया। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में कह रहा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में कह रहा है ये क्या है तो कह रहा है ना कि यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अंतर्गत जो है ना कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा इन आंकड़ों का उपयोग कर रहा है ना, इन आंकड़ों का उपयोग योजना, नीति निर्माण, निर्णय समर्थन और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सरकार के विविध विभागों, मंत्रालयों, अन्य संगठनों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्वानों के द्वारा जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है ना क्या है
तो कह रहा है कि हाल ही में पटना के निकट बिहटा में बिहार के पहले जो है ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि हाल ही में बिहार में जो है ना कहाँ जो है पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो पटना के बिहटा में किया गया। और क्या है ड्राई पोर्ट जो है ना, इसके बारे में कह रहा है कि क्या है ड्राई पोर्ट। तो कह रहा है कि शुष्क बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह समुद्री हवाई बंदरगाहों अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिसमें माल की कुशल आवाजाही में सुविधा होती है। और वर्तमान में भारत में लगभग जो है ना 330 से अधिक ड्राई पोर्ट क्या है कार्यशील है। तो वर्तमान में जो है ना भारत में लगभग 330 से अधिक क्या है ड्राई पोर्ट क्या है तो कार्यशील है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत में पहली हवाई अड्डा आधारित जो है ना स्वसंचालित क्या है आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। टॉपिक क्या है, तो भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। तो इसके बारे में कह रहा है अक्टूबर 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वच्छ संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का अनावरण किया गया। और इसका विकास जो है ना CSIR राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि यह स्वदेशी इंडोर और सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित एक ऑफ ग्रिड स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है और इसे स्थानीय सामग्रियों से तैयार किया गया है और प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता मंच। महिला उद्यमिता मंच ये क्या है, तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया। तो याद रखिए महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। कब किया गया, अक्टूबर 2024 में नीति आयोग ने किया। और इसके साथ ही तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बना जिससे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच को जो है ना शामिल किया। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना, जो महिला उद्यमिता मंच को जो है ना शामिल किया। ठीक है, आगे कह रहा है इस मंच का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना तथा उन्हें अपने व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए संसाधन, उपकरण एवं एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करना। नेक्स्ट है इसके अलावा इसे डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क जैसे अनुकूलित समर्थन प्रदान करके महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। ये क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में कह रहा है सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जो है ना जारी किया गया। तो जो है ना राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, तो FSSAI जारी करता है, FSSAI जारी करता है। ठीक है, इसमें केरल पहले स्थान पर रहा है जबकि तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, तो केरल है, दूसरे पर कौन है तो तमिलनाडु और तीसरे पर कौन है जम्मू कश्मीर। इसको कौन जारी करता है, तो FSSAI मतलब FSSAI संस्थान है ना वो जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में कह रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया है और यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग मापदंडों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। आगे कह रहा है इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव करके सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे कह रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मापदंड ये क्या होता है, तो कह रहा है वर्तमान में सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित 6 मापदंडों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। पहला क्या है, तो मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा, दूसरा अनुपालन, तीसरा खाद्य परिरक्षण अवसंरचना एवं निगरानी, नेक्स्ट है परिरक्षण एवं क्षमता निर्माण और नेक्स्ट है उपभोक्ता सशक्तिकरण और नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2024। ये क्या है, तो कह रहा है इसके बारे में NIRF के बारे में, इंडिया रैंकिंग के बारे में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब NRIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया। ठीक है, कौन जारी किया, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं। और यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग लगातार 9वां संस्करण है। ये कौन सा है, 2024 में 9वां संस्करण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार छठे वर्ष समग्र श्रेणी में और इंजीनियरिंग
में भी लगातार 9 वर्ष अपना पहला स्थान जो है ना बरकरार रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है चेन्नई का सविता इंस्टीट्यूट, कह रहा है चेन्नई का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस लगातार तीसरे वर्ष दंत चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान पर है। तो चेन्नई सविता इंस्टीट्यूट जो है ना ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज लगातार तीसरे वर्ष दंत चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान पर है। और नेक्स्ट है कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज ने लगातार 7 वर्षों से शीर्ष पर विद्यमान मिरांडा हाउस को प्रतिस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट है दिल्ली के कॉलेजों की रैंकिंग दबदबा बनाए रखा है, जिसमें शीर्ष 10 में से 6 कॉलेज क्या है दिल्ली के हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए 10 कॉलेज दिल्ली का जो है ना कौन कौन है, देखिए 10 में से 6 कॉलेज जो है ना इसमें देखिए श्रेणी दिया हुआ है और शीर्ष संस्थान दिया हुआ है और राज्य है, मतलब कौन कौन जो है कौन श्रेणी में कौन कौन है, शीर्ष संस्थान कौन है और राज्य कौन सा है। देखिए पहला है समग्र, इसमें शीर्ष संस्थान कौन सा है, भारतीय प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान मद्रास है, कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में है। दूसरा श्रेणी में कौन है, विश्वविद्यालय, इसमें कौन शीर्ष संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और तीसरा क्या है, तो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, इसमें कौन है, तो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का है, कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय, ये जो है ना इसमें शीर्ष संस्थान कौन सा है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली, कहाँ है, दिल्ली में। और नेक्स्ट है कौशल विश्वविद्यालय में क्या है, तो सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कॉलेज में कौन सा है, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि संशोधन, कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक है ना क्या है, तो सिंधु जल संधि संशोधन में जो है ना ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है हाल ही में भारत द्वारा घोषणा की गई कि वह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है। और अब भारत द्वारा संधि के अनुच्छेद जो है ना कितना हो जाएगा, 12 के 3। ठीक है, कह रहा है कि 12 के 3 के अनुसार संधि में संशोधन की मांग की गई और भारत की कोशिकाओं के बावजूद भारत की कोशिशों के बावजूद, कह रहा है कोशिशों हैं के बावजूद पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों में किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे पर हल करने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। ठीक है, क्या है सिंधु जल संधि, इसके बारे में कह रहा है क्या है, तो कह रहा है सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः जो है ना 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। तो सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः जो है ना 6 नदियाँ हैं, कौन कौन है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और क्या है, सतलज शामिल है। और आगे कह रहा है इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से जो है ना भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी क्या है, मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र मतलब बेसिन के मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में से भी क्या है, मिलता है। नेक्स्ट है 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों मतलब रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों में जो है ना झेलम, चिनाब और सिंधु को जल को पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, मतलब भारत को जो दिया गया ना, मतलब 3 पूर्वी नदी रावी, सतलज और ब्यास, और जो पाकिस्तान को दिया गया जो पश्चिमी नदियाँ था झेलम, चिनाब और सिंधु को पाकिस्तान को दिया गया। और संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू गैर उपयोग को कृषि उपयोग को छोड़कर आगे कह रहा है कि इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर ROR प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह, देखिए क्या है, इसके बारे में कह रहा है राष्ट्रीय पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह। तो कह रहा है वर्तमान में जो है ना 6 राष्ट्रीय दल है, आप है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, CPIM और NPP उत्तर की पहली राष्ट्रीय पार्टी पूर्वी क्षेत्र NPP है। और इनके अलावा 2023 तक भारत में 56 में से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल है। ठीक है, तो ये सूची दिया हुआ है, देखिए 6 जो मतलब राष्ट्रीय पार्टी का जो सूची है ना, कि राष्ट्रीय पार्टी की सूची में जो कौन कौन 6 पार्टी है, देखिए चुनाव चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, नाम और चुनाव चिन्ह है और संक्षेपकार है और स्थापना। तो पहला क्या है, भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल है और इसका BJP है, इसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था भाजपा का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, इसका जो है ना संक्षेपकार क्या है, संक्षेपाक्षर कांग्रेस है। और स्थापना क्या हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है माकपा, और इसका जो स्थापना हुआ 7 नवंबर 1964 को हुआ। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, आप मतलब AAP आप है इसका, और 26 नवंबर 2012 को इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, बसपा का है,
और 14 अप्रैल 1984 का इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब, NPP पार्टी इसको बोलते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 6 जनवरी 2013 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980, नेशनल कांग्रेस का 1885, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1964, हसिया और इसका आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012, और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 और नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना 2013 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग ECI ने 3 पूर्वी राष्ट्रीय दलों तृणमूल कांग्रेस TMC और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। और इसके बाद ECI ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मतलब आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन है। इसके बारे में कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन जो है ना क्या है तो नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स ओडिलसीड्स NMEO ऑयल सीड्स को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट कह रहा है इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इस मिशन को आय कह रहा है इस मिशन को 10,103 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए जो है लागू किया जाएगा, ठीक है। आय कह रहा है इस मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को मौजूद 57% से घटाकर लगभग 28% तक लाना है, ठीक है। और यह मिशन मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है 21वीं पशुधन गणना। 21वीं पशुधन गणना क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है ना कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महामारी निधि परियोजना और पशुधन गणना शुरू की, ठीक है। 21वीं पशुधन गणना के बारे में कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या है 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट है नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इसकी शुरुआत की है, ठीक है। और नेक्स्ट है यह पशु गणना पहली बार मोबाइल ऐप से होगी। इसका बड़ा फायदा यह है कि सिर्फ 4 महीने में गणना पूरी कर ली जाएगी। नेक्स्ट है इसमें पहली बार छुट्टा जानवर जैसे गाय कुत्तों को भी जो है ना शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट है पशुधन गणना नीति निर्माण पशुओं में बीमारियों को सीमित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि पशुधन गणना नीति निर्माण और पशुओं में बीमारियों को सीमित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। और नेक्स्ट है भारत में पहली पशुधन गणना जो है ना वर्ष 1919 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली पशुधन गणना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार जो है ना पशुधन गणना की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पशुधन गणना होती है, ठीक है। अब वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन गणना आयोजित की गई थी 2019 में। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान। तो ये तो जो है ना अगले क्लास में मतलब करेंगे क्योंकि सर होमवर्क तो दिए नहीं है। मतलब टोटल जो है ना 14 से लेकर 20 पेज तक होमवर्क था, जिसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर अक्टूबर 2024 में जो है ना केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ना मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की। तो याद रखिएगा कि जो पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते यहीं तक। अगले क्लास में जब होमवर्क देंगे तो उसका भी आपको क्लास आएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और करेंट के अलावा जो है ना सारा होमवर्क उस जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, नोट्स के अलावा। और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक स्टैटिक जी के सारा दिया हुआ है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको भी जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि हम घटनाचक्र से जो है ना होमवर्क कंप्लीट करें, इससे जो है तो आपको जो है ना बैच 2 सेकंड स्टार्ट हो गया है, मतलब स्टार्ट चल रहा है बैच, ये रनिंग है। तो आप ये जो बैच है लास्ट है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है ये सारे बुक जो है आपको टारगेट वाइज डेली होमवर्क दे करके आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें जितने बुक आपको दिख रहा है ना सारे बुक को करवाया जाएगा। और बुक से जो है ना मार्केट में जो बुक आएगा, देखिए 2 बुक अभी मार्केट में है, इसका जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा ग्रुप में PDF के द्वारा दे करके, मतलब डिटेल PDF के साथ आपको दिया जाएगा। और बाकी जो ज्ञान बिंदु का सब जो सर करवा रहे हैं वो तो आपको मतलब ग्रुप में करवाया ही जाएगा, आपको निश्चिंत रहे कि आपको करवाया ही जाएगा। तो जिनको भी लगता है ज्वाइन करना है तब ज्वाइन कीजिए। 149 फी लग रहा है, आप स्क्रीनशॉट जो है ना मार के पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और बाकी जो है ना परीक्षा मंथन का बार बार जो बोलते हैं PDF नहीं मिल रहा है, इस ग्रुप में जुड़िएगा ना, आपको पहले ही PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है।
तो आप ज्वाइन कर लीजिए जिनको ज्वाइन करना है। बाकी जैसे हो रहा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। बाकी तो जितना हो पा रहा हम तो करवा ही रहे हैं। बाकी इस बैच में जुड़िएगा तो प्रॉपरली तरीके से आपका अच्छे से जो है ना कंप्लीट होगा। तो क्लास को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।